आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट यानी अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो अगर आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखना और बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप प्रश्नावली के प्रश्नों को सोल्व मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले आप ये पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको प्रश्नावली के जो प्रश्न है, प्रश्नावली वाइज प्रश्न है, वो आराम से आप हल कर पाओगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 2 में हमारा पहला जो बिंदु है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो है अचर संख्याएं। क्या होती है अचर संख्याएं? इसकी परिभाषा है, वे सभी राशियां जिनका मान सदैव नियत रहता है अर्थात कभी भी बदलता नहीं है, अचर संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स रहे एक जगह पर, उनका मान कभी चेंज नहीं होता, तो वो सारी राशियां क्या कहलाती है? अचर संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखें तो जैसे 5, 9, 3, -3, 11, 8/11, 3.5 आदि, ये सारी संख्याएं चर संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा दूसरा, चर संख्याएं। चर संख्याएं कौन सी होती है? वे सभी राशियां जिनका मान परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है, चर संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी राशियां जिनका मान परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलता है, उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी की आयु, ऊंचाई, लंबाई, चाल, समय, मूल्य आदि, ये परिस्थिति या समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो चर संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे कि एक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी आदि से दर्शाया जाता है। इसके अलावा चर संख्याओं को बीज संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर संख्याओं यानी बीज संख्याओं तथा, यहां पर अचर लिखना था, यहां पर अचर कर दीजिएगा, अचर संख्याओं के मध्य गणितीय संक्रियाओं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा या भाग के द्वारा प्राप्त होने वाले व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। थोड़ा चेंज कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या आना था बच्चों? यहां आना था चर संख्याओं यानी बीज संख्याओं तथा अचर संख्याओं के मध्य गणितीय संक्रियाएं। चर और अचर दोनों के मध्य गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़, घटाव, गुणा या भाग के द्वारा प्राप्त होने वाले व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर और अचर के बीच में जोड़, घटाव, गुणा, भाग कोई भी संक्रिया कर दो तो जो व्यंजक प्राप्त होगा उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि 3x - 5y, ये है 2x² + 3x - 5, x² y² - z² 1/x + 1/y + 1/z आदि, ये सारी संख्याएं क्या है? बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। अब चौथा पॉइंट देख लीजिए, बहुपद। पहले हमने पढ़ा अचर के बारे में, फिर चर के बारे में, फिर बीजीय व्यंजक, और अब बीजीय व्यंजक से ही हमें बहुपद प्राप्त होता है। बहुपद की परिभाषा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3 डैश डैश आदि हो, बहुपद कहलाता है। चर की जो घात है ना, यानी x की, y की, z की जो घात होगी, वो हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि घात होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, इस तरह की कोई घात होनी चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। उदाहरण देखने से पहले, यदि किसी बहुपद में एक ही चर हो, अगर एक ही चर हो तो उसे p और ब्रैकेट में उस चर को लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कि px, py, pz आदि। अब उदाहरण देख लो इसमें, 3x² + 5, 3x - 5y + 2z, x की घात 5 - x की घात 3 + 7x - 9, 5y 10, 5y की घात 10 + 3y की घात 10। ठीक है। यहाँ पर y की घात 10 की बजाय 18 कर दीजिए ताकि अलग अलग पद हो जाए। ठीक है। 5y की घात 10 + 3y की घात 18। तो यहाँ सारे पदों में आप देखो, घात जो है x की घात या y की घात या z की घात एक पूर्ण संख्या है। बीजीय व्यंजक में ऐसा नहीं है। बीजीय व्यंजक में देखो, ये वाली में पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें देखो 1/x का मतलब क्या होता है?
x जब ऊपर जाएगा तो x की घात -1 हो जाएगी, y की घात भी -1, z की घात भी -1, तो इनमें पूर्ण संख्या नहीं बन रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो होता है ना, उसमें से कुछ पद ऐसे होते हैं जो बहुपद बन जाते हैं, लेकिन सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। याद रह जाएगा, जितने भी बहुपद हैं वो सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु बीजीय व्यंजक सारे बहुपद हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है इसमें बहुपद की घात। चौथा पॉइंट, बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद में दिए गए चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहा जाता है। कोई भी बहुपद है उसमें चर दिए होंगे x या y, तो उन चरों में से जो सबसे बड़ी घात होगी उस चर की, उसको ही हम बहुपद की घात कहेंगे। उदाहरण देखें तो जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है px बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 9 में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 होगी। एक और उदाहरण भी है हमारे पास, पी वाई बराबर वाई की पावर 3 माइनस 4y की पावर 5 प्लस 3y की 7 में चर y की अधिकतम घात कितनी है, 7 है। तो अगर इसकी घात 7 है तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 7 होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा बहुपदों का घात के आधार पर वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास किसी भी बहुपद की घात क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी घात हो सकती है ना। तो उसके आधार पर बहुपद के 5 मुख्य प्रकार हम यहाँ पर लेंगे। पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, चौथा प्रकार है शून्य बहुपद और पांचवा है अचर बहुपद। इन पांचों ही प्रकार के बहुपदों को हमने किस आधार पर निर्माण किया है, घात के आधार पर। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। अब घात के आधार पर है तो घातों के ही बारे में बात करेंगे। रेखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की घात 1 हो, तो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, मानक रूप होगा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। किसी भी रेखिक बहुपद का मानक रूप होगा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ध्यान देना यह है कि ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। देखो बच्चों, इसकी घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। बहुपद की घात में चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो यहाँ x की घात 1 है, मैक्सिमम है, तो 1 से छोटी भी हो सकती है। x की घात 1 से छोटा मान भी हो सकता है, तो x की घात 0 भी हो सकती है। यानी इसमें दो पद होंगे, x की घात 1 वाला पद और x की घात 0 वाला पद, यानी अचर पद हो जाएगा वो। a और b दोनों संख्याएं गुणांक संख्याएं हैं या अचर संख्याएं। अब इसके बाद यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि a क्या है, चर x का गुणांक है, और b क्या है, अचर पद है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद दूसरा प्रकार बताया था द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब यहाँ पर भी क्या है, ए बी और सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर भी आप देखो ए बी और सी में ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। एक्स स्क्वायर के गुणा में आने वाली संख्या ए, एक्स के गुणा में आने वाली संख्या बी, और अचर पद जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ वो अचर पद होता है सी। अब यहाँ पर भी देखो घात की बात हो रही है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो यहाँ पर x की पावर 2 होगी, ठीक है। 2 से कम भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। 2 से कम कितनी, 1, तो x की घात 1 वाला पद भी इसमें ले लिया। और 1 से भी कम हो सकती है x की घात 0, यानी कि x गायब कर देंगे यहाँ पर। x की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर गुणा में 1 है इसके। ओके, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके बाद अगला प्रकार है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप
पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ए बी सी व डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनमें ए क्या होगा, एक्स की घात 3 का गुणांक, बी होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी होगा एक्स का गुणांक और डी होगा अचर पद। ठीक है बच्चों, ये त्रिघात बहुपद में आपको याद रखना है। इसमें भी देखो अधिकतम घात 3 है, एक्स की घात 3 के हिसाब से हमने इसके घातों के घटते क्रम को लिखा, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 0 यानी अचर पद। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद चौथा पॉइंट था, ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक व अचर पद शून्य हो, सभी गुणांक व अचर पद शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। जैसे किसी शून्य बहुपद के लिए a का मान, b का मान और c का मान बराबर 0 हो जाता है, तो शून्य बहुपद का जो मानक रूप होगा ना पी एक्स बराबर वो क्या होगा, शून्य होगा। पी एक्स का मान ही शून्य होगा, याद रह जाएगा ये, पी एक्स बराबर 0 होगा। 0 आ गया यानी कि हमने इसमें a b c ये सारे मान इसमें 0 है, इसलिए इस बहुपद को शून्य बहुपद बोलेंगे। और इसकी घात क्या हो सकती है वो पता नहीं है। अब एक्सपोज करो कि ये 3 घात वाला बहुपद था लेकिन शून्य बहुपद में आ गया, कारण इसका ये हुआ कि ए का मान भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है और डी की वैल्यू भी 0 है। यहाँ यही तो बात लिखी है कि सभी गुणांक और अचर पद शून्य हो जाए, सभी गुणांक और अचर पद सारे 0 हो गए, सारे जब 0 हो जाएंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो वह शून्य बहुपद बन जाएगा। पांचवा और अंतिम प्रकार था इसमें अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, अचर बहुपद कहलाते हैं। चर की घात क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अचर बहुपद का मानक रूप क्या होगा, पी एक्स बराबर ए, जहाँ ए क्या है, अचर पद है। तो ये आपको पता लग गया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पदों के आधार पर बहुपदों के कुछ प्रकार। ठीक है, बहुपदों के कुछ प्रकार बताने हैं पदों के आधार पर। तो इसमें 3 मुख्य प्रकार हम लेते होते हैं। एक पदी बहुपद, इस बहुपद में केवल एक पद होता है। दूसरा है द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद, इसमें केवल 2 पद होते हैं। और तीसरा है त्रिपदी या त्रिपद बहुपद, इस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं। ओके, तो ये था पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 मुख्य प्रकार देखे। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है शून्यक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। शून्यक क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। किसी बहुपद पी एक्स के शून्यक चर x के वे मान होते हैं जिन पर बहुपद पी एक्स बराबर 0 प्राप्त हो जाए। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, यानी x के अंदर कोई बहुपद है, तो x के वो मान, x के कोई भी मान, ऐसे मान जिनके उस बहुपद में रखने पर 0 मिल जाए, यानी बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। देखो उदाहरण अगर हम देखें तो बहुपद पी एक्स के शून्यक अपने को दे रखे हैं, यदि ए बी व सी 3 शून्यक दे रखे हैं पी एक्स के, तो 3 शून्यक है, तो उस बहुपद पी एक्स में x बराबर a रखने पर क्या होगा, पी ए का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x बराबर b रखने पर पी बी का मान भी 0 आएगा, और x बराबर c रखने पर पी सी का मान भी 0 आएगा। हमने a रखा तब भी उत्तर 0 आएगा, b रखा तो भी 0 आएगा, c रखा तो भी 0 आएगा। किसका मान, x का मान। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं a b और c, तो हम जब बहुपद को भी पी ए पी बी पी सी बोलेंगे। ठीक है, ये बात भी आगे आपने ध्यान रखनी है, काम आने वाली बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखनी है, किसी बहुपद पी एक्स में शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि शून्यकों की संख्या जो होती है वो घात के बराबर होती है, यानी जितनी उस बहुपद की घात होगी ना, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। 3 घात वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है क्योंकि उसकी घात 3 है, तो उसके आधार पर आप शून्य ज्ञात कर सकते हो, शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब अगला सवाल, इसमें अपने इसके आधार पर कुछ पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा रेखिक बहुपद। हमने बहुपद पढ़ा था रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है, 1 होती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा हमने पढ़ा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है, 2, तो उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा था त्रिघात बहुपद, उसमें घात कितनी होती है, 3, तो उसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। फिर अगला था शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में घात कितनी होती है, अपरिभाषित होती है, घात पता ही नहीं लगा सकते शून्य बहुपद में, तो शून्यकों की संख्या भी अपरिभाषित है, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते शून्यकों की संख्या, शून्य ज्ञात नहीं किए जा सकते इसके।
ठीक है। फिर आगे है पांचवा पॉइंट, अचर बहुपद। अचर बहुपद में घात कितनी होती है? घात होती है 0। तो शून्यकों की संख्या भी 0, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते हम। इसका कोई भी शून्यक नहीं होता, अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता। याद रह जाएगी ये बातें। तो ये था शून्यक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है बहुपदों के लिए गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? किसी भी बहुपद के लिए, किसी बहुपद px के लिए अगर उसका एक गुणनखंड x माइनस ए हो, तो कोई भी एक बहुपद है px और उसका एक गुणनखंड हमें x माइनस ए दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा? pa बराबर 0 होगा। x माइनस ए हमें दिया हुआ है उस बहुपद का एक गुणनखंड, तो pa बराबर 0 होगा। यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक बात पता नहीं लगी होगी कि ये a कहाँ से आया। तो देखो ये a आया हुआ है, जो हमें गुणनखंड दे रखा है x माइनस ए। x माइनस ए एक गुणनखंड दिया हुआ है। इस x माइनस ए को जब हम 0 के बराबर रखेंगे ना, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी a। जब इस x माइनस ए को 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से a मिल जाएगा, और उस a को फिर हम इस बहुपद में रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई गुणनखंड हमें दिया हुआ है और उसका एक और गुणनखंड अपने बहुपद दिया हुआ है, उस गुणनखंड के लिए बहुपद हमें पता है और गुणनखंड भी पता है, उस गुणनखंड को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो। उस मान को जो बहुपद है उसमें रखोगे तो उससे क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त अगर हो जाता है तब तो वो बहुपद का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी बहुपद px के लिए यदि pa बराबर 0 हो, यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। pa का मतलब जैसे कोई एक बहुपद है और अगर हम उसमें x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, पूरे बहुपद में x की जगह पर a रख देते हैं और उत्तर 0 आ जाता है, तो यानी 1 जो है उसको रखने पर 0 उत्तर आया है। तो x माइनस 1, x माइनस 1 निशान बदलना है, ये ध्यान रखना है। x माइनस 1 अगर 1 रखने पर उत्तर 0 आया है तो x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर माइनस 1 रखने पर 0 आया है तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। ये याद रख लेना। तो px बराबर क्या आ जाएगा? x माइनस ए गुणा qx। अगर बहुपद का गुणनखंड है x माइनस ए तो qx हमारा आंसर है, जहाँ qx एक बहुपद है। ये देखो x माइनस ए हमारा बहुपद का गुणनखंड है, तो इसके गुणा में कोई ना कोई संख्या होगी, qx लिख दी। गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कहाँ होता है? किसी बहुपद px का एक शून्यक a होने की जांच करने में। अगर a उसका शून्यक है या नहीं है, इसकी जांच करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, हम बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने आदि में भी किया जाता है। शून्य ज्ञात करने हैं तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बहुपदों के लिए शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है? तो किसी बहुपद px में x माइनस ए का भाग देने पर भागफल qx और शेषफल pa हो, तो अगर भागफल तो आ जाए क्या? qx और शेषफल आ जाए pa, तो px बराबर आएगा x माइनस ए गुणा qx प्लस pa। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी संख्या जिसे हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य संख्या में भाजक का भाग देने पर, किसी संख्या भाजक का भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल दो चीजें आती है। तो भाज्य को कैसे लिखा जा सकता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। और शेषफल प्रमेय का उपयोग होता है बहुपद px में x माइनस ए का भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करने में किया जाता है, जिसका उपयोग बिना भाग संक्रिया के कर सकते हैं। x माइनस ए का हम भाग बिना भाग दिए ही बता सकते हैं कि x माइनस ए का भाग देने पर px में कितना शेषफल आएगा, तो हम कैलकुलेशन बिना भाग के कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बीज गणितीय सरल समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और प्रश्नावली 2.4 के सारे प्रश्न इस बीज गणितीय सरल समीकरणों पर आधारित है। तो देख लेते हैं। पहली बीज गणितीय सरल समीकरण है a प्लस बी की होल पावर 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सरल समीकरण है। a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने एक उदाहरण लिया 3x प्लस 2 की होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए, यानी ये रूप हमें दे रखा है, ये वाला रूप हमने प्राप्त करना है, इसको विस्तारित रूप बोलेंगे। और इसको बोलते हैं गुणनखंड रूप। ये गुणनखंड रूप है, ये विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप में इसको लिखना है, तो उसके लिए हल करते हैं। सबसे पहले देखो ये सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें इसको a मानना है, तो a का मान 3x हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। तो सर्वसमीका लगाएंगे यहाँ पर। सर्वसमीका से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर मान रखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर 2ab यानी 2 गुणा ए कितना है 3x गुणा में b का मान 2, और लास्ट में प्लस लगाकर b की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से मान रख लिए। अब इसे हल कर लेंगे। हल करते टाइम देखो, सबसे पहले हमने 3x का होल स्क्वायर खोला तो 9x स्क्वायर आया, प्लस अब इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3x गुणा 2 का तो 12x आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और उदाहरण से समझते हैं। x प्लस 3y का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए या इसे हल कीजिए। इस तरह से प्रश्न आए तो फिर यहाँ पर भी हमें a और b के मान लिखने। पहले तो a का मान x होगा, b का मान 3y होगा। ठीक है, में सर्वसमीका लगाएंगे। x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा a x गुणा में b यानी 3y और प्लस में b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। हल करेंगे इसे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इनको हल करेंगे गुणा करके xy और प्लस 3y का होल स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सर्वसमीका नंबर 1 थी। इसके बाद सर्वसमीका नंबर 2 करते हैं। सर्वसमीका 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। पहली वाली सर्वसमीका में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो इसका विस्तारित रूप होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस सर्वसमीका का विस्तारित रूप है। तो इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पर a का मान तो x होगा और b का मान 1/2 होगा। ये 1/2 ये x है a का मान, ये है b का मान। बीच वाला जो माइनस है ना, ये हमने नहीं लगाना यहाँ पर गलती से भी, क्योंकि ये b का मान जो सर्वसमीका उसमें खुद माइनस दिया हुआ है। ये सर्वसमीका उसी रूप की है। अब इसे हम हल करेंगे। सर्वसमीका से क्या आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2 गुणा a यानी x गुणा b यानी 1/2 और प्लस में आखिर में 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन दोनों में ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, अकेला x बचेगा और प्लस में ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। 3p माइनस 2q का होल स्क्वायर, इसको विस्तारित रूप को अगर सोल्व करें तो यहाँ पर हमें a का मान तो 3p मिलेगा और b का मान 2q लिख रखना होगा। सर्वसमीका से 3p माइनस 2q का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर यानी 3p का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा a यानी 3p और गुणा p यानी 2q और प्लस में आखिरी पद 2q का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3p का होल स्क्वायर 9p स्क्वायर, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 12pq, ये 2q का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4q स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ओके, इसके बाद अगली सर्वसमीका देख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्वसमीका काफ़ी काम में आने वाली सर्वसमीका है। इसको भी देखिए, हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। ये हमारा विस्तारित रूप है, ये गुणनखंड रूप है। गुणनखंड रूप में इसको व्यक्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को लिखेंगे, 25x स्क्वायर को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर और माइनस में 9y स्क्वायर को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। अब ये a बन गया, ये b बन गया, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर a का मान 5x होगा, b का मान 3y होगा। तो उससे सर्वसमीका से 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर आ जाएगा, एक बार प्लस लगा दो a और b के बीच में, यानी 5x प्लस 3y और दूसरा 5x माइनस 3y। ठीक है,
इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, अपने पास दिया हुआ है 1 माइनस 144 जेड स्क्वायर। इसके भी गुणनखंड करने हैं, तो 1 माइनस 144 जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे, एक को तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और 144 जेड स्क्वायर को लिखेंगे 12 जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से हम देखेंगे ए का मान तो 1 आएगा और बी का मान आएगा 12 जेड। अब यहाँ पर सरल समीकरण लगाएंगे तो हमें 1 माइनस 144 जेड का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मिलेगी, एक बार इन दोनों का जोड़ एक बार घटाओ, एक बार तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 144 जेड लिख दिया गलती से, यहाँ 100 यहाँ पर आएगा 12 जेड आएगा। ठीक है, तो अपने इसको सही कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 12 जेड और गुणा में 1 माइनस 12 जेड। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद सर्व समीकरण नंबर 4 हमें दिया हुआ है ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमें कोई सर्व समीकरण इस तरह से दे रखी है जिसके पहले पहले मान तो एक जैसे हैं और बाद वाले अलग अलग हैं, तो हमने ये वाली सर्व समीकरण उसमें अप्लाई करनी है। उदाहरण के लिए हम इसमें एक सवाल ले लेते हैं। देखो 5x प्लस 3 और 5x प्लस 4 का विस्तारित रूप लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इनका गुणनखंड रूप है, इसका विस्तारित रूप बताना है। पहली पहली संख्या एक जैसी है, बाद में एक में 3 लिखा हुआ है, दूसरे में 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम इसमें लिखेंगे, देखो a का मान तो है 5x, b का मान ये वाला है 3, c का मान ये वाला है 4। सर्व समीकरण से क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3 इंटू में 5x प्लस 4 की वैल्यू आएगी इसके अनुसार, पहले a की स्क्वायर कर दो यानी कि 5x का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस, फिर a लिख दो, ये कितना है 5x, फिर ब्रैकेट के अंदर b और c का जोड़, 3 और 4 का जोड़ ब्रैकेट में, और फिर प्लस में b और c का मल्टीप्लाई, 3 और 4 का गुणा। ठीक है, आगे हल करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5x का होल स्क्वायर आएगा 25x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 और 4 का गुणा जोड़ होता है 7, 7 और 5x का गुणा 35x, और प्लस में 3 चौके 12, ये इसका आंसर हो गया। एक और उदाहरण है हमारे पास, x प्लस 3y और x माइनस 2y का विस्तारित रूप बताना है। तो इसमें भी आप देखो पूरे सवाल के अंदर हमें पहली पहली वैल्यू एक जैसी मिली है, बाद वाली अलग अलग है, तो हम a का मान तो x मान लेंगे, b का मान 3y मान लेंगे और c का मान माइनस 2y मान लेंगे। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस साथ में लगाया है, क्योंकि सर्व समीकरण में माइनस नहीं है तो हमने ये वाला माइनस c की वैल्यू के साथ लिख दिया। तो सर्व समीकरण से क्या होगा, x प्लस 3y गुणा x माइनस 2y बराबर क्या आएगा, ये वाली सर्व समीकरण में सबसे पहले a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस फिर आएगा a यानी x, और ब्रैकेट में इन दोनों का जोड़। अब जोड़ तो करना है इन दोनों का, लेकिन एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, बीच में माइनस ही आएगा, 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, और प्लस में इन दोनों का गुणा, 3y गुणा माइनस 2y, और इसको ब्रैकेट में लिख। आगे हल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 3y में से 2y घटाएंगे 1y, 1y का गुणा जब x से करेंगे तो xy आ जाएगा, और इधर आएगा 3 दूनी 6, 6y स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस 6y स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद हम आगे पांचवी सर्व समीकरण को भी देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी सर्व समीकरण है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। पहले तीनों का वर्ग, फिर दो दो का जोड़ा बना के, ए और बी का जोड़ा बना के उसके साथ 2 लगा दिया, बी और सी का जोड़ा बनाकर यानी गुणा करके 2bc हो गया, ए और सी का गुणा करके 2ac हो गया। ठीक है, ये सर्व समीकरण है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमें सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखना है, यानी हमें ये वाला रूप तो दिया हुआ है, ये वाला रूप हमने प्राप्त करना है। तो इसको हल करते हैं। देखो इस वाले गुणनखंड रूप में ABC के मान नोट करेंगे पहले, a का मान 2x, b का मान 3y, c का मान 4z। अब हम सर्व समीकरण लगाएंगे इसमें, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए हो गया 2x, में बी हो गया 3y प्लस 2bc, 2 गुणा बी का मान 3y और गुणा में सी का मान 4z, ठीक है, प्लस 2 गुणा ए का मान 2x, यानी सी पहले लिख दिया और फिर उसके बाद में ए लिख दिया, 2ca लिख दो, AC लिख दो, 4z गुणा 2x। के बाद इनको आगे हल करेंगे हम। देखो 2x का स्क्वायर खोलेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है और 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर होता है। इन तीनों का गुणा 12xy आ गया, इनका गुणा करेंगे 2 3 6 24 yz और आखिरी स्टेप 16xz, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया सर्वसमीका की हेल्प से। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। हमारे पास अगला सवाल है a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप बताना है। तो यहाँ पर अपने देखो सबसे पहले ए बी सी के मान निकालते हैं। a का मान तो a ही होगा ये वाला, b का मान माइनस में 2b और c का मान भी माइनस 3c, ठीक है। सर्वसमीका अप्लाई करेंगे तो यहाँ से a माइनस 2b माइनस 3c की भी जो वैल्यू है होल स्क्वायर की वो आ जाएगी a स्क्वायर यानी स्मॉल a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 3c का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 2ab यानी 2 गुणा a यानी a और गुणा में b यानी माइनस 2b, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस 2bc, 2 गुणा b का मान माइनस 2b है और c का मान माइनस 3c है, फिर इसके बाद प्लस 2 गुणा ca या अपने ac लिखेंगे तो ये आएगा c का मान माइनस 3c और a का मान a, फिर इनका मल्टीप्लाई करके वर्क करके अपने इनका आंसर निकालना आगे। a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस 3c स्क्वायर का माइनस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर। इन तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 4ab, इन तीनों का गुणा करेंगे माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा 4 4 3 12 12bc और इन तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 2 3 6 AC, ठीक है, ये आंसर आ गया। अगली सर्वसमीका देख लेते हैं बच्चों, छठी, a प्लस बी की पूरे की पावर 3 है यानी a प्लस बी का क्यूब, तो ये है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो इसमें अपने एक उदाहरण से इस सवाल को समझते हैं। 3x प्लस 2y की होल पावर 3 का विस्तारित रूप लिखिए, इसे हल करेंगे। देखो तो इसके बाद अपने इसको हल करते हैं सर्वसमीका की हेल्प से। तो पहले हम ABC के मान देखते हैं। ये 3x प्लस 2y की होल पावर 3 में a का मान तो 3x हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 2y। सर्वसमीका से 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर होएगा a की पावर 3 यानी क्या आएगा हमारे पास 3x की पावर होल पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुणा a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस इंटू में b यानी कि 2y और प्लस में 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणा a हो गया 3x और गुणा में b स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर और प्लस लास्ट वाला स्टेप b की पावर 3 यानी 2y की पावर 3। तो ये बन जाएगा 3x की होल पावर 3 यानी 27x की 3 और प्लस में इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9x का गुणा अंदर करेंगे 3 का और 2y का गुणा तो ये आएगा 54x स्क्वायर y और प्लस में इन सभी का गुणा करेंगे का स्क्वायर खोलते हुए तो ये आएगा 36xy स्क्वायर और प्लस में 8y की पावर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 102 की पावर 3 को बिना लंबी गुणन संक्रिया के हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले 102 की पावर 3 को हम दो भागों में विभक्त करेंगे। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर a का मान तो 100 ले लो और b का मान 3 ले लीजिए। a और b के मान लेने के बाद फिर ये सर्वसमीका बन गई a प्लस b की होल क्यूब। तो यहाँ से हम 102 की पावर 3 जिसे हम इस सर्वसमीका के अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले a की पावर 3 यानी 100 की पावर 3 प्लस फिर है 3a स्क्वायर b, तो 3 गुणा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर
फिर गुणा में बी यानी दो लिख दिया, दो ही आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ दो लिखा जाएगा। फिर गुणा में 3 इंटू ए यानी कि 100 और गुणा में बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और आखिरी स्टेप है 2 की पावर 3 को हल करेंगे तो ये 1 के साथ में 6 जीरो लग जाएगी, 3 दूनी 6, 6 के साथ में 4 जीरो लग जाएगी, और प्लस में 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 के साथ 2 जीरो लग जाएगी, और आखिरी स्टेप है 2 की पावर 3 8। इन सभी का जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,61,208। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली सर्वसमीका है a माइनस बी की होल क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। तो यहाँ पर माइनस आ गया, इससे पहले वाली सर्वसमीका में प्लस था तो सारे स्टेप प्लस के थे, अब इसमें माइनस आ गया तो ये स्टेप माइनस का है और ये वाला स्टेप माइनस का है, और बाकी आंसर सेम है। तो इसमें अपने एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। 2x माइनस 3y और इस पूरे की पावर 3 है, इसको अगर हल करना है तो ये सर्वसमीका काम में आएगी। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, a बराबर 2x में होगा और b बराबर होगा 3y। सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो सर्वसमीका के प्रयोग से क्या आएगा, 2x माइनस 3y की होल क्यूब बराबर होगा a की क्यूब यानी 2x की क्यूब प्लस सॉरी माइनस 3 फिर a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर गुणा में, और फिर गुणा में b यानी 3y, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 गुणा a यानी 2x b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 3 3y की होल पावर 3। हल करेंगे इसे तो ये आएगा 2x की होल पावर 3 8x की पावर 3 माइनस इसको हल करेंगे ये बन जाएगा 36x स्क्वायर वाई। फिर इसे हल करेंगे तो ये आएगा 54xy स्क्वायर माइनस 27y की पावर 3। ठीक है, आगे हल कर हो गया ये हमारा सवाल, तो ये आंसर आ गया। अब इसका एक और उदाहरण लिया है हमने, 98 की पावर 3 को बिना लंबी गुणन संक्रिया किए हल कीजिए। 98 को हम पहले लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 3, फिर यहाँ a का मान 100 हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो ये वाली सर्वसमीका इसमें काम में लेंगे। तो 98 की पावर 3 बराबर आएगा a की पावर 3 यानी 100 की पावर 3, फिर माइनस b ये आएगा 3a स्क्वायर b यानी 3 गुणा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर गुणा में b यानी 2, फिर आएगा आगे प्लस 3ab स्क्वायर 3 गुणा a यानी 100 और गुणा b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर आखिरी स्टेप है माइनस b की पावर 3 यानी 2 की पावर 3। हल करेंगे इसे, 100 की पावर 3 है, ये आ जाएगा 1 के साथ में 6 जीरो लग जाएगी, फिर माइनस इसको हल करेंगे ये 60,000 आएगा माइनस का, इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1200 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। में से प्लस वाले अलग जोड़ लिए और माइनस वाले अलग जोड़ के घटाव करेंगे तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, इस तरह से इस सर्वसमीका को हमने प्रयुक्त करना है। इसके बाद अगली सर्वसमीका है 8वीं सर्वसमीका, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस c और इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। काफ़ी अच्छी सर्वसमीका है, ये थोड़ा सा लेंथी है सर्वसमीका, लेकिन इसकी एक विशेष परिस्थिति है, उसको ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है। विशेष परिस्थिति क्या है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जैसे इस सर्वसमीका में अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख दें तो यहाँ पर 0 रखने से ये सारा का सारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के गुणा में कुछ भी हो सारा मान 0 हो जाएगा। उससे फिर क्या प्राप्त होगा हमें, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर 0, और ये माइनस 3abc बराबर में आ जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर में आ जाएगा 3abc। तो इससे क्या मिला हमें, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 3abc। ये अपने को याद रखने वाला है, इसका उपयोग करके कई सारे सवाल होते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ सवाल हैं। उदाहरण देखो, एक है उदाहरण हमारे पास 13 की पावर 3 प्लस माइनस 8 की पावर 3 प्लस माइनस 5 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको हल करोगे उससे पहले आप ए मान लोगे 13 को, बी मान लोगे माइनस 8 और सी मान लोगे माइनस 5। ए बी और सी, यहाँ से हम इस
परिस्थिति को चेक करेंगे कि क्या ABC का मान तीनों का जोड़ करने पर 0 आता है या नहीं आता। चेक करते हैं इसे। तो देखिए A प्लस बी प्लस सी बराबर A का मान 13 प्लस B का मान -8 प्लस C का मान -5। माइनस के 8 और माइनस के 5 माइनस के 13 हो जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा 13 माइनस 13 और आगे 0 आ जाएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। अतः A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 बराबर क्या होगा 3 ABC होगा। ABC के मान यहाँ रखो, 13 की पावर 3 प्लस -8 की पावर 3 प्लस -5 की पावर 3 बराबर क्या होगा 3 ABC। 3 गुणा A यानी 13 गुणा B यानी -8 गुणा C यानी -5। अब इन सभी का गुणा करेंगे, 2 बार माइनस आया हुआ है, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1560 इसका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने अध्याय 2 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। इस वीडियो को आपको देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।